1 घंटा पार हो जाएगा। तो हम विभाग का नाम ना बोलते हुए इतना सारा जो रिक्त विभाग है इसको सरकार क्यों नहीं भरना चाहती है, सरकार रिक्त होने के बावजूद भी नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम आपसे जाने। बड़े बड़े नगरी में कुंवारी लड़की जाती है और उनके साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, ये शोषण होता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप लोग यानी कि आदिवासियों का यहाँ रिजर्व सीट है आप लोगों को, यानी कि चाईबासा आपका रिजर्व सीट है, करसों आपका रिजर्व सीट है, जगन्नाथपुर है, मंझगांव है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये लोग पलायन कर रहे हैं? कैसे आपके विधायक होते हुए कैसे पलायन करते हैं? आप लोग विधायक बन के आप लोग करते क्या है? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी पे ईडी नोटिस आ रहा, 6वां सम्मान आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पूर्व विधायक माननीय सूर्य सिंह बेसरा और संविधान के जानकार भी हैं और उनसे आज बात करेंगे कि ये चीज कहाँ जाने वाला है, हेमंत सोरेन जी का क्या होने वाला है, क्या 7वां सम्मान आएगा कि इसी प्रकार समन आते रहेगा कि अब क्या होगा, गिरफ्तारी भी हो सकता है, क्या होगा? हम लोग जानकार जिसे हम लोग जानेंगे कि आज का ये मुद्दा में क्या है। आप लोग देख रहे हैं कि 6वां सम्मान भी आ गया, फिर भी हेमंत सोरेन जी वहां से ईडी का ऑफिस के बगल से मतलब चला गया, अब वो हाजिरी नहीं दिया। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या 7वां सम्मान फिर जारी होगा या फिर 1932 का खतियान भी अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बोलता है कि राज्यपाल का ये को हम नहीं मानेंगे, हम ये करेंगे। क्या राज्यपाल का कानून संवैधानिक होगा कि हेमंत सोरेन जो आवाज उठा रहे हैं अपने से राज्यपाल का जो ये है उसको दरकिनार करते हुए अपना जो 1932 का कानून ये कर रहे हैं, क्या होगा? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। सवाल ये तो है सार्वजनिक रूप से कि हम ईडी का सम्मान चाहे 6वां हो 7वां हो हम नहीं मानेंगे। दूसरा चीज है कि हम राज्यपाल के अनुशंसा को, उनकी टिप्पणी को, सुझाव को नहीं मानेंगे। तो आप क्या मानेंगे? हिटलर शाही ये चलेगा या ये तानाशाही चलेगा? ये तो लोकतंत्र है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून ये है, कानून के नज़र में चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो या कोर्ट कचहरी का सम्मान हो, आम जनता को मानना होता है, जानना होता है, लेकिन ये तो कुछ नहीं मानेंगे। जहां तक सवाल है कि आज हम लोग शुरू करें 1932 के खतियान का एक स्लोगन चला है और ये 1932 का खतियान तो आज का नहीं है, 2019 में चुनावी वादे में है, घोषणा पत्र में है। और हमको लगता है कि इस तरह का आश्वासन और इस तरह का जो घोषणा पत्र जारी किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी घोषणा पत्र 2019 में कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम पारदर्शिता, दूरदर्शिता रखते हुए हम जो है 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को हम लागू करेंगे और बहुमत वाली सरकार 2014 से लेके 2019 तक जो रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बहुमत वाली बीजेपी की सरकार द्वारा बनाई गई जो है वो हम 1985 वर्ष के आधार पर स्थानीयता परिभाषित किया, लागू भी किया, उसको हम खारिज करेंगे। और सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जो रघुवर दास सरकार ने 2016 में जो संशोधन किया था वो संशोधन को भी खारिज करेंगे और हम सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे और ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारे राज्य पेशा कानून 1996 को हम लागू करेंगे। तो ये तमाम वादे, इरादे धरा का धरा रह गया और फिर ठगा हुआ जनता महसूस कर रहा है। और हमको लगता है जो शीतकालीन सत्र जो अभी चल रहा है 1-2 दिन चलेगा और कल जो जिस तरह से 1932 का खतियान को जो पुनर्स्थापित किया गया है, आज बहस होगी। आज भी बहुमत से, डंके के चोट से 1932 का ही, कोई रद्द बदल नहीं, कोई संशोधन नहीं, कोई राज्यपाल के सुझाए गए टिप्पणी पे उनके समीक्षा करने के सुझाव के रास्ते कोई नहीं मानेंगे। हम जैसा किया था हम वैसे ही करेंगे, हम नहीं मानेंगे। ये तो बहुत बड़ा हेमंत सोरेन कह रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं। तो इस तरह से 2 बातें आ रही है। आप कानून को भी नहीं मानेंगे, संविधान को भी नहीं मानेंगे। ऐसा क्या कारण है कि राज्यपाल के पास में बार बार लेटर भेज रहे हैं हेमंत सोरेन जी? 1 बार नहीं 2 बार लगातार हम 2 बार तक देखे हैं कि राज्यपाल ने मतलब लौटा दिया। तो इसमें हेमंत सोरेन को भी शायद गुस्सा आ रहा हो, चाहे क्या आ रहा हो, तब इसको बोल दिया होगा कि क्या इसमें हेमंत सोरेन जी का संवैधानिक काम है कि असंवैधानिक हो जाएगा ये? ऐसा है
जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार, ये लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का नॉर्म्स है। इंग्लिश में बोला जाता बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। दिस इज द रियल नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार। तो जनता तो सर्वोपरि है, चाहे हेमंत सोरेन हो जनता के लिए, ईडी भी हो जनता के लिए, आईन अदालत कोर्ट कचहरी जनता के लिए, विधायक संसद जनता के लिए। लेकिन ये जो कानून नहीं मानने वाले मुख्यमंत्री जो है, आप ईडी का समन नहीं मानेंगे। ईडी का जहां तक अधिकार क्षेत्र की बात है, हमने मूल्यांकन किया, हमने जाना है कि मैक्सिमम ईडी 1, 2, 3 तीसरा ही विकल्प होता है। तीसरा, हर चीज में तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड चांस। ईडी का सम्मान आज तक देश में जो भी लोगों को, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, ईडी ने कार्रवाई किया है सम्मन के जरिए, नोटिस के जरिए, 1 बार 2 बार 3 बार तक। उसके बाद विधि सम्मत राय लेकर के वो कानूनी दरवाजा खटखटाते हैं और जिस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है उसको गिरफ्तारी के लिए ईडी क्या करता है, एक कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट, और गैर जमानती वारंट लेकर के गिरफ्तारी का वारंट होता है। और उसी तरह सीबीआई ने भी किया था लालू यादव को चारा घोटाला में, जो 93 में, 94 में जो गिरफ्तार किया था। और इसी तरह जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, उसको भी 2004 में जो है ना इस तरह से गिरफ्तार किया था। तो ये हमको लगता है कि लालू यादव का सीबीआई द्वारा गैर जमानती वारंट कोर्ट से लाया और गिरफ्तार हुआ था, मुख्यमंत्री पद, कुर्सी छोड़ना पड़ा, और मधु कोड़ा को भी कुर्सी छोड़ना पड़ा था। तो इसी तरह का हमको लगता है तीसरा यहाँ दिखाई दे रहा है, एकदम सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब ये नजदीक आ चुका है कार्रवाई का हेमंत सोरेन को। अब ये गिरफ्तारी ही एक विकल्प बन गया है। मतलब हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो सकते हैं मधु कोड़ा और मतलब ये लालू यादव की तरह। चारा घोटाला में लालू यादव का उदाहरण है, और माइनिंग घोटाला में 4,500 करोड़ का मामला है। ये जमीन घोटाला, और दूसरी ऑप्शन, ये चीजें मैं जो देख रहा हूँ, आकलन कर रहा हूँ, कानूनविदों से मैं परामर्श करते रहता हूँ, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय परामर्श होता है, सीबीआई हो, मैंने ईडी हो, बाकी लोगों से जो अनुभव है मैं जानकार प्राप्त करते रहता हूँ, सूत्रों से पता चल जाता है। ये हेमंत सोरेन का 2 ऑप्शन हो सकता है। एक तो हो गया कि 2 बातें हैं उसको, 2 बातें में, दोनों में उनको खतरा अभी मंडरा रहा है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सरकार जाने की। एक हो गया कि मान लिया जाए कि ईडी अब गैर जमानती वारंट निकल के उसको सीधे दोषी पा करके उसको सीधे गिरफ्तार करता है, एक ऑप्शन बचता है। वो अगर ऐसा होता है तो वो आओ बैल मुझे मार, ये घोषणा कर चुका है। अभी यहीं भी जनता दरबार जा रहे हैं, जनता दरबार, आपकी सरकार जनता द्वार में जनता सरकार पहुंच रही है, उसमें यही बात बोल रहे हैं कि जनता को लाभुक का जितना भी बात है, एक तरह से लाभुक की बात करता है, दूसरा भावुक की बात करता है। लाभुक की बात करता है कि लाभ देने के लिए जनता को देता है लाभुक, अब भावुक की बात ये बोलता है कि हमको ईडी गिरफ्तार करेगा, फिर मैं शक्तिशाली से उभर जाऊंगा, जनता सामना करेगा। तो इनकी जनता दरबार में 2 बातें आ रही हैं, एक है लाभुक, दूसरा भावुक। जनता को भावुक कर दे रहा है कि हमारी चुनी गई सरकार को ये फजीहत करना चाहता है, ये हमारी सरकार को गिराना चाहती है, ये लोकतांत्रिक काम कर रहा है, ये बीजेपी के इशारे से ऐसा कर रहा है। हमको लगता है बीजेपी के इशारा करे ना करे, कानून की बात यह है, ईडी अपना काम कर रहे हैं। अभी तक 3 सम्मन के बाद गिरफ्तारी होता है, 6वां सम्मन हो गया। तो अगर इनको गिरफ्तारी होता है, हंगामा होने की आशंका है ना, सड़क पे जनता उतरेगी। तो दूसरा हम दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, वो है चुनाव आयोग द्वारा जो एक चिट्ठी आई थी विगत पिछले जो है ना पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने जो चिट्ठी का लिफाफा इतना उसमें फेविकॉल चिपक गया था, वो लिफाफा खुल नहीं रहा था। ये मामला जनता में मैसेज चला गया रमेश बैस के टाइम में, बोला चुनाव आयोग से लिफाफा आया है, उतना फेविकॉल चिपक गया, वो खुल नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद चला गया, उसका रहस्य छुपा हुआ था। लेकिन नया राज्यपाल आने के बाद लिफाफा खुला हुआ है, समीक्षा कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से राय ले रहे हैं, कानून वेत्ता से समीक्षा किया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में है कि कानून सम्मत अगर कार्रवाई किया जाए तो एकदम कानूनी पहलू ये है कि चुनाव आयोग द्वारा जो लिफाफा भेजा गया उसके लाभ के पद पे
कोई भी मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है, और सीधे तौर पर कार्रवाई के तौर पर चुनाव का चिट्ठी में उनकी सदस्यता चली जाएगी। वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, विधायक नहीं रह सकता। हमको लगता है दो ऑप्शन है हेमंत सोरेन के साथ, ये दिखाई दे रहा है मेरे को। बिल्कुल, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने का भी आकांक्षा है, बहुत ज्यादा है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये समझौता होता है कि क्या होता है, बहुत सारे चीज राजनीतिक में समझौता भी हो जाता है। हम लोग देखते हुए आए हैं क्या समझौता होता है, क्या झारखंड का दिशा स्थिति बात होता है। हम लोगों ने एक बात देखते हैं कि चलो इस बात को तो हम लोग हेमंत सोरेन गिरफ्तार होता है कि नहीं होता है वो बात की बात है। अभी हम लोग को एक पेपर के माध्यम से मिला है कि सरकार के द्वारा झारखंड में विभिन्न विभागों में बहुत सारा रिक्ति है, मतलब रिक्त पद है। क्या इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जैसे किसी में 5,000 अगर है ये मतलब उसका पद है, तो उसमें सिर्फ 1,000 मतलब 1,600 भरा गया है, और मतलब आधा से ज्यादा रिक्त है। ये सारा चीज का रिक्त मतलब बहुत सारे विभाग में, हम विभाग का नाम बोलेंगे तो अभी 1 घंटा पार हो जाएगा, तो हम विभाग का नाम ना बोलते हुए इतना सारा जो रिक्त विभाग है इसको सरकार क्यों नहीं भरना चाहती है? सरकार रिक्त होने के बावजूद भी नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा है ना, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैं अगर हेमंत सोरेन सरकार की सलाहकार बनते ना, तो मैं इसको 1 साल नहीं 6 महीने में हम ठीक टाइट कर देते, और देश और दुनिया के सामने में झारखंड अव्वल हो जाता, सब्बल हो जाता। ठीक है, ये जो नौकरियां दे रहे हैं, डेली बांट रहे हैं, ये कानून का, संविधान का खुला उल्लंघन कर रहा है। आप नौकरी दे रहे हो किस आधार पर? स्थानीयता आधार पर। हाँ, स्थानीय तो तय नहीं हुआ, स्थानीय तो निर्धारित हुआ ही नहीं है, तो आप स्थानीय लोगों को स्थानीयता के आधार पर नहीं दे रहे हो। दूसरा चीज है, तो अगर आप नौकरी दे रहे हो तो आरक्षण कोटा पे दे रहे हो। तो झारखंड में आरक्षण कोटा कितना निर्धारित है? झारखंड में आरक्षण कोटा निर्धारित है एसटी के लिए 26%, एससी के लिए 10%, ओबीसी के लिए 14%, और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा, जो अभी रिसेंटली जो बना केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने बनाया, क्या 10%। तो कुल मिला के टोटल आरक्षण का सीमा जो है 50 था आपका, और प्लस हो गया 10, कितना हो गया? 60 हो गया, 40 बचता है। तो 40% को स्थानीय लोगों को देना था, तो आप कैसे नौकरी दे रहे हैं? आपका नौकरी देना ही अवैध है, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया गैर संवैधानिक है, लोगों को ठगा रहे हो, तुम नौकरी बेच रहे हो, तुम 50 + 10 60% आरक्षण कोटा पे दे रहे हो, बाकी 40 कहाँ जा रहा है? अगर तुम दे रहे हो 5,000 दे रहे हो, तुम दे रहे हो 60,000 दे रहे हो, तुम डेली कर रहे हो, नौकरी दे रहे हो, लेकिन नौकरी देने की प्रक्रिया गैर संवैधानिक है और संवैधानिक है, लोगों को ठगाने का काम कर रहे हो। बाकी 40 किसको दे रहे हो? बाकी 40 किसको देना था? स्थानीय लोगों को। आपने स्थानीय तय नहीं किया है, स्थानीय नीति लटकल है, आपकी नीति भटकल है, मैंने भटक चुका है, लटक चुका है मुद्दा। आप जो है ना, आने वाला दिन में आपने क्या किया, अभी अखबार में आया है, इधर विधानसभा में आंकड़ा आया है कि सरकार ने निजी कंपनी को सरकारी प्रतिष्ठानों में जो है वो 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना है। 75% किसको? स्थानीय लोगों को। स्थानीय लोग कौन है? जिसका यहाँ निवास कर रहे हैं, तय नहीं किए हैं, तय नहीं किया अब बिना तय के नोटिस कैसे कर रहा है, कार्रवाई कैसे कर रहा है? मतलब जो हम ये बोलना ये चाह रहे हैं कि 75 जो तय किए हैं, उससे पहले ये स्थानीय नीति तय करना चाहिए। स्थानीय नीति तय करो कि स्थानीय परिभाषित करो, निर्धारित करो, पहले स्थानीय व्यक्ति कौन परिभाषित करो, उसी आधार पर निर्धारित करो। स्थानीय कौन परिभाषित नहीं हुआ, स्थानीय नीति निर्धारित नहीं हुआ, और आप कानून क्या बना दिया? स्थानीय व्यक्तियों को 75% नौकरी देना, डंडा, और डंडा शुरू कर दिया, नोटिस कर दिया, कंपनियों को डंडा शुरू कर दिया। तो ये गलत है, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहा है हेमंत सोरेन। कोई यहाँ का आदिवासी मूलवासी विद्वान जानकार आदमी सलाहकार नहीं है, इसका सलाहकार, कानूनी सलाहकार राजीव रंजन है। राजीव रंजन 2002 में 2003 में झारखंड हाईकोर्ट में ऐसा बहस किया कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को रद्द करा दिया। कौन? राजीव रंजन। और आज हेमंत सरकार का ये अधिवक्ता है, महाधिवक्ता है। बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो जिस प्रकार चर्चा कर रहे हैं कि जो माननीय हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि 75% झारखंड में सभी कंपनियों में, निजी कंपनियों में आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय के लिए सबसे पहली बात तो
माननीय हेमंत सोरेन जी स्थानीय ही पारित नहीं किए हैं और स्थानीयता को नौकरी या देने का जो बात मतलब 75 का जो बात कर रहे हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं? ये सुरेश सिंह बेसरा का सवाल है और ये अवैध मानते हैं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर करें। अगर कमेंट करना है तो आप लोग उस तार्किक में कमेंट करें, बिना तार्किक और आपका जानकारी ना होते हुए कमेंट ना करें। ये काहे कि कमेंट को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उस कमेंट के आधार पर फिर हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये 75% जो बोल रहे हैं, ये तो हमको लगता है सही है, लेकिन ये स्थानीय नीति ना होने की वजह से ये भी अवैध है। अवैध है। 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना ये ठीक कदम है, अच्छी बात है, रोजी रोटी है, देना भी चाहिए। लोग पलायन कर रहे हैं। कोरोना काल में 20 वर्षों के अंदर में 20 लाख लोग गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, असम चले गए। जब कोरोना काल में घर वापसी की बात हुई तो अब आंकड़ा का पता चला कि उन लोग करीबन 20 लाख लोग बाहर में काम कर रहे हैं। और अभी जो है ना, एनजीओ के जरिए एक सर्वे का आंकड़ा मिला चौंकाने वाला कि अभी तक करीब 10 लाख युवा महिला लोग आया का काम करती हैं। बॉम्बे में, दिल्ली में और चेन्नई में, महाराष्ट्र में, बड़े बड़े नगरी में कुंवारी लड़की जाती हैं और उनके साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, ये शोषण होता है। इसका भी आंकड़ा आया है, बड़ा भयानक आया है। तो यही झारखंड है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप लोग यानी कि आदिवासियों का यहाँ रिजर्व सीट है आप लोगों को, यानी कि चाईबासा आपका रिजर्व सीट है, करसों आपका रिजर्व सीट है और ये आपका गढ़सिला रिजर्व सीट है। फिर आप देखिए मनोहरपुर रिजर्व सीट है, आप ये जगन्नाथपुर है, मंझगांव है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये लोग पलायन कर रहे हैं? कैसे आपके विधायक होते हुए कैसे पलायन करते हैं? आप लोग विधायक बन के आप लोग करते क्या है? झारखंड राज आदिवासी राज है, ट्राइबल स्टेट है। झारखंड के एक समय गवर्नर थे आदिवासी, आपका जो है द्रौपदी मुर्मू, अभी राष्ट्रपति बन गए हैं, महामहिम राष्ट्रपति बन गए। झारखंड में 24 वर्षों के अंदर में, हम 24 वर्षों ही बोलेंगे, 23 वर्षों पूरा हो गया, 23 वर्षों पूरा हुआ, अभी चल रहा है। इन 23-24 वर्षों में 11 बार सरकार बनी। एक बार गैर आदिवासी, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में दिक्कू बोलते हैं, बाहरी बोलते हैं, वो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास एक साल एक टर्म बना। और बाकी तो सब बाबूलाल मरांडी एक बार, अर्जुन मुंडा 3 बार, शिबू सोरेन 3 बार, मधु कोड़ा 1 बार, हेमंत सोरेन 2 बार, आदिवासी मुख्यमंत्री। तो आदिवासी राज में, झारखंड आदिवासी राज में, आदिवासी मुख्यमंत्री में, और रिजर्व सीट 28 को एमएलए रिजर्व सीट में, और माने 14 में से 5 लोकसभा में आवाज उठाने वाला, विधानसभा में 28 को आदिवासी का, उसका जुबान नहीं है, उसका आवाज नहीं है। नालायक लोगों को बना दिया जनप्रतिनिधि, यही तो दुर्भाग्य है। और ये हमारा जनप्रतिनिधि बिल्कुल माने नालायक साबित हुआ। हमारा एमपी पार्लियामेंट में आदिवासी बोलता नहीं है, आवाज नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, गूंगा हो गया, बंगड़ा हो गया। ऐसे लोगों के जरिए हमारा आदिवासी आज पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। आज जो सरायकेला हम कल गए थे कि जल जंगल जमीन की बात हो रही है, पेशा कानून लागू नहीं है, समता जजमेंट लागू नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट बना है लागू नहीं है। तो आखिर क्या लागू है? विल्किंसन रूल बना है, सीएनटी एक्ट बना है, फैक्ट ये है कि लागू नहीं है। आज जो है वहां 25 साल से एक एमएलए, ये जो है चाई सोरेन एमएलए बना सराय का, 2 बार मंत्री बन चुका है, ट्राइबल मिनिस्टर। लेकिन कल हमने आदित्यपुर एरिया में देखा कि जबरन आदिवासियों को मैंने धरना में बैठ के 144 जारी कर दिया और उनको पीट पाट के जो है ना घसीट के बाल बच्चे औरत लोगों को पिटाई किया और थाना में बंद कर दिया। कल उसका प्रतिवाद में डीसी ऑफिस, सरायकेला डीसी ऑफिस मैं भी गया था, कल डीडीसी से हम लोग प्रतिनिधि। तो ये दुर्भाग्य है कि आप विधानसभा चल रहा है, वहां कोई आवाज करेगा विस्थापित पर, कोई आवाज करेगा पलायन का, कोई आवाज करेगा स्थानीय नीति का। आज देख लीजिए, हम तो यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं कि अगर 1932 का फिर अगर बिल पारित होता है, स्थानीय नीति विधेयक पारित होता है, आज कल तो बहुत दिया गया पेपर, आज पारित होगा। अगर पारित करते हैं तो 14 विधानसभा का जो एमएलए है, कोई भी पक्ष और विपक्ष, करीब बन्ना गुप्ता ये छोड़ करके, सरजू राय छोड़ के, सब तो यहाँ जेएमएम का एमएलए लोग हैं, कुछ कांग्रेस मिला के जिसकी सरकार है। उनका पुतला दहन काल से पूरा चालू होगा, पूरे अपने क्षेत्र में चालू होगा, क्योंकि यहाँ 1964 का मामला है।
मतलब आप 1932 कतियान को अगर लागू करेगा तो भी आप विरोध करेंगे? नहीं, विरोध एकदम करेंगे, पहले भी किया था, वो संवैधानिक है। 1932 का खतियान कोयलांचल में है, धनबाद में है, बोकारो में है, गिरिडीह में है, रांची का कुछ जगह में है ना। तो उस जगह में 1932 है, और हमारा कोल्हान में 64 है, 1964। तो ये मैं पूछना चाहूंगा आपको, आप कोलान से बिलोंग करते हैं और आप घाटशिला के पूर्व विधायक हैं। हम लोग देखते हैं कि तमाम कोलान में आदिवासी विधायक है, तमाम कोलान के सभी के पास 64 का खतियान है। तो उन लोगों को क्यों ऐसे ये लोग, आप लोग 64 का आपके पास खतियान होते हुए 32 का खतियान पे क्यों बात कर रहे हैं? आप विधायक होते हुए हम या कोलान के सारे तमाम विधायक से मैं पूछना आप लोगों को चाहता हूं कि आपके पास क्या 32 का खतियान है? अगर नहीं है तो 64 का है, तो आप क्यों खतियान आधारित बात नहीं कर रहे हैं? ये आप लोगों से सवाल है, जनता आप लोग कमेंट भी आप लोगों का उम्मीद करते हैं। ये अगर 1932 के विधेयक आज पारित होता है झारखंड विधानसभा में, शीतकालीन सत्र में आज पारित होता है, तो कल से हम विशेष अपील करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आह्वान करेंगे कि कोल्हान के 14 एमएलए जो है ना, पक्ष विपक्ष सब लोग इस्तीफा मांगेंगे, और कल से जो है ना उनका क्षेत्र में पुतला दहन जारी होगा, सब जगह जारी होगा, और मुर्दाबाद होगा, और इस्तीफा मांगा जाएगा, और उसके बाद उसका पुतला दहन किया जाएगा, और बहिष्कार किया जाएगा आने वाला 2024 में ऐसे विधायक को दोबारा नहीं भेजा जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पंडा है, ये कल से चालू होगा अगर 1932 का फिर से करें। एक बात हम आपको फिर इसमें थोड़ा सा ये करेंगे, ताकि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो आप जो 1932 का जो उधर का है बोल रहे हो, इधर का 1932 का नहीं है। तो बात ये उठता है कि ये 64 में सर्वे सेटलमेंट हुआ है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर 1932 का बात होता है तो 64 बाद में सेटलमेंट हुआ है। तो क्या मतलब 1900 यानी कि 64 में अगर हुआ है तो क्या उससे पहले यह का खतियान, ये सर्वे सेटलमेंट जो कि 1927 में था होगा? अगर था होगा तो फिर 1927 का अगर बोला जाए तो अगल बगल ये बोला जाए, मतलब ये लोग बोल सकता है कि हमारा बाद में हुआ, 1932 से शुरू हुआ है तो इधर बाद में हुआ, तो क्या 1932 में फिर भी नहीं हो पाएगा? नहीं 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 नहीं, गलत फहमी, अनजान लोग है, बेचारा लोग, संविधान में 64 हमारे पास तो 1927 हमारे पास नहीं है। खतियान के बारे में जिसका खतियान नहीं जानता है, झारखंड इलाके में अभी उस समय बिहार नहीं था। कितने लोगों को मालूम है बंगाल राज कब बना, कौन तारीख को बना, कौन साल में? कितने लोगों को मालूम है राजनीति करने वाले एमएलए बिहार राज अस्तित्व में कब आया? कितने लोगों को मालूम है उड़ीसा राज कब स्थापना हुआ है? खाली ये लोग जानता है, ये भी नहीं बोल पाता बहुत आदमी झारखंड राज कब बना बोल करके। झारखंड क्षेत्र में जो बिहार बंगाल उड़ीसा नहीं बना था, उस समय इस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य शासन काल में 1881 में पहला सेटलमेंट हुआ था। उसके बाद जो सीएनटी एक्ट बना 1908 में बना, तो 1908 में जैसे सीएनटी एक्ट बना उस समय भी सेटलमेंट हुआ। 1912 में भी सर्वे का काम हुआ, 1932 में भी हुआ, 1935 में भी बना। मतलब अलग अलग समय में सर्वे सेटलमेंट हुआ। हमारे अविभाजित जिला एक था, एक जिला था, बाद के दिन में 3 जिला हो गया। मतलब सिंहभूम में 1964 फाइनल हुआ है। उसी तरह कोयलांचल, धनबाद, जो गिरिडीह, हजारीबाग अलग अलग बाद में जिला हुआ, वो 1932 में लास्ट फाइनल हुआ। और आपका ये में संथालपुरगना में अंतिम सर्वे 1925 में हुआ है। उसके बाद पलामू प्रमंडल में 1920 में अंतिम सर्वे हुआ है। लोहरदगा में 1973 में हुआ। भाई अलग अलग समय में अलग अलग जगह में अंतिम हुआ ना, तो 32 क्यों लागू होगा? ये असमंजस में नहीं पड़ेगा, ताल संतुलित नहीं होगा। इसलिए होना ही चाहिए कि हर जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिसका खतियान है उसी को आधार मानते हुए स्थानीय नीति निर्धारण होना चाहिए, ना 32 का ना 64 का। जो जिसका अंतिम सर्वे है वो दिखाए, वही यहाँ के मूलवासी। यही तो, इसी के लिए तो मैं स्थानीय नीति खुद बनाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। इसमें हम लोग सारे कोलान के विधायक हो चाहे आपके विधायक हो, आप जरूर सवाल कीजिए, आपके स्थानीय नीति तय क्यों नहीं हो रहा, आपका नौकरी में रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। बहुत सारा चीज को हम लोग बातें करते हैं, और इस पे हम लोग अन्य पे भी हम लोग बातें करेंगे। तो पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।